तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे पोर्शन, जिसमें कि बोर्स मॉडल देख लिया था। बोर्स मॉडल में 3 पोस्टुलेट्स वगैरह। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बना था ये इस वाले से, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा प्रोटॉन के चारों ओर, मतलब कि न्यूक्लियस के चारों ओर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो कूलम्ब्स फोर्स के बराबर होगा। ये काम करा था। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितने कितने के बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। और ऐसा होता क्यों है, क्या रीज़न था जो बोर्ड्स उस समय एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, और बाद में इसका एक्सप्लेनेशन आया तो मैंने प्रूफ करके दिखाया था। और थर्ड में बोला बोर्ड्स ने कि जो भी एनर्जी गेन करेगा या फिर जो भी एनर्जी को लूज करेगा वो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा। मतलब कोई भी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में गया या फिर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है तो करेगा। अब उसके लिए उन्होंने कैलकुलेशन दिखाया। तो ये सारे जो भी चीज़ बताए उन्होंने वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बताया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए मुझे किसी भी एटम को सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले बनाना पड़ेगा। जैसे हीलियम, मुझे +1 लिखना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। तो अगर मैं इसमें न्यूक्लियस के चार्ज के बारे में बात करूँ तो इसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाएगा, जेड ही हो जाएगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने इससे बनाया था, दैट सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगेगा वो किसके बराबर, कूलम्स फोर्स के बराबर। तो उससे फर्स्ट इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि इसमें v और r कितना आ रहा है। तो देखो इस जगह पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन को डायरेक्ट, तो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद फिर हमारा जो रेडियस है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। तो ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर भी मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ऐसा हमारा कैलकुलेशन रहेगा, जिसमें कि हमारा रेडियस nth ऑर्बिट में, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑर्बिट है, साथ ही साथ जेड का वैल्यू कितना है, और दिस विल बी द आर नॉट का वैल्यू। क्योंकि देखो ये जो टर्म है ये, इसे हम लोगों ने आर नॉट बोला और ये सारे के सारे टर्म कैसे कांस्टेंट है, तो उसका वैल्यू निकाला गया तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है। तो इसे याद रखना। दूसरा चीज़, इसका अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा nth ऑर्बिट में, तो nth ऑर्बिट में वेलोसिटी ये निकल के आता है। और ये उसका एक जनरल फॉर्मूला जिसमें कि हम लोग वी नॉट जो है बोल सकते हैं, डेट इज़ 2.1, कहीं कहीं पे 6 लिखा होता है, 2.19 या 2.16, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। डिपेंड करता है कैलकुलेशन में अप्रॉक्सीमेशन कैसा लिया उसने, 2.19 या फिर 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों हम लोग को याद होना चाहिए। याद क्या रखेंगे कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, या फिर वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। बराबर। हम्म, हाँ सर। हाँ। तो ये चीज़ तुम लोग देख करके याद करके रखो। अब ये वेलोसिटी निकल गया और ये रेडियस निकल गया। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, इसके बाद मुझे निकालना है एनर्जी। किसी भी nth ऑर्बिट में एनर्जी कितना होगा। तो 3 तरह के एनर्जीज होते हैं, बराबर। कौन कौन सा, एक पहला पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल। दूसरा, जब पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, कोई भी दो चार्जेस के कारण से पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, बोलो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यूब है। इलेक्ट्रोस्टैट में है ना, के Q1 Q2 बाई आर। Q2 हाँ R। तो ये हो जाएगा के जेड ई इंटू ई। देखो एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, तो इसीलिए एक माइनस साइन आएगा, डिवाइडेड बाय आर। दूसरा इक्वेशन, मतलब कि ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का हो गया।
काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा? दूसरा, हाफ एम वी एन। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी, सर एंडिंग है कि एंड पर लिखा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, है ना। इस हाफ एम वी स्क्वायर को मैं कैसे करके लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन था। इक्वेशन क्या था? दैट एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। आर से आर को कैंसिल आउट कर लो तो बन जाता है सिर्फ एम वी स्क्वायर, और दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। ये आ जाएगा। अब इसके वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, 2r, और ये पॉजिटिव है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है फिर? दोनों का सम। सेम आएगा दोनों का। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये है पोटेंशियल एनर्जी। अब तीसरा, टोटल एनर्जी। तीसरा एक टोटल मिनट में एनर्जी। इसमें। टोटल एनर्जी में क्या होता है? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल प्लस एनर्जी। पोटेंशियल। तो इन दोनों के वैल्यूज को मैं पुट कर लेता हूँ। तो एक हमारा पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो आएगा कितना? माइनस ऑफ के ये जेड स्क्वायर बाय आर। जेड ई टू स्क्वायर आर। डिवाइडेड बाय 2r। टू सो आर। दिस इज टोटल एनर्जी। केमिस्ट्री में बताया गया होगा कि रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, है ना। तो उसको मैं वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर सभी रिलेशन को कंपेयर करें तो टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही काइनेटिक एनर्जी का होता है। मैग्नीट्यूड लिख लो। ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी जो भी आ रहा है उसका हाफ। हाफ कर हाँ। ठीक है, तो इस रिलेशन को चाहो तो याद रख सकते हो। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे आगे जा करके। तो टोटल एनर्जी में अब मैं आर का वैल्यू अगर पुट कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। इसमें वैल्यू को पुट करो आर का, और के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट करो। देखो कितना आ रहा है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे। हाँ सर। आ रहा है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा निकल करके आता है। यस। अब इसमें एक कांस्टेंट है इतना बड़ा सा, इसका वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे ई नॉट, भूल लो अभी के लिए, एम ई रेस टू पावर 4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर। सभी का वैल्यू पुट करने के बाद ये आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी आया दैट इज माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और टोटल एनर्जी को हम लोग सिर्फ ई से डिनोट करेंगे, ई। तो nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगा वो इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर मैं z इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लूँ इसमें, जैसे हाइड्रोजन है,
तो जेड इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लिया, तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू minus -13.6 डिवाइडेड बाय square. एन स्क्वायर। वही अगर मैं हीलियम लूँगा तो जेड का वैल्यू 2 पुट कर लूँगा, बराबर, हीलियम प्लस Yes. बेसिकली बोला जाए। उसी को करना तो इस तरीके से हम लोग हर एक के लिए चीज़ें निकाल सकते हैं। बात समझ में आएगा? हाँ सर. हाँ। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ एनर्जी लेवल्स, क्या क्या एनर्जी लेवल्स हैं, और साथ ही साथ एनर्जी का डिफरेंस भी देख लेंगे यहीं पे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट मैं ऑर्बिट्स बना रहा हूँ, एन इज इक्वल्स टू 1 के क्रॉसपॉन्डिंग, फिर एन इज इक्वल्स टू 2 के क्रॉसपॉन्डिंग, फिर एन इज इक्वल्स टू 3 के क्रॉसपॉन्डिंग। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। छोटा होता जाएगा. तुम लोग हर एक ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करके बताते जाओ, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, ठीक है, 5 के लिए करते हैं। तो ये n इज इक्वल्स टू 1 है, n इज इक्वल्स टू 2, n सर इज E1 के लिए इक्वल्स तो टू 3, n इज -6 रहेगा. इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5। ये कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन एटम, -13.6 रहेगा. ठीक है। ये आ जाएगा -13.6। दूसरा कितना और आएगा, ये -3.40. -3.4। नेक्स्ट, सर एक मिनट. -1.51. कितना है, -1.51. नेक्स्ट, सर एक मिनट. तो 0. जीरो कहाँ से आएगा, 0 पॉइंट, 0.3 नहीं हाँ 0. नहीं नहीं, फिर से करो, 37 सर. 0.85। कितना हो जाएगा एनर्जी, हाँ -13.6 डिवाइडेड बाय 4 का सर. स्क्वायर, दैट इज 16। ये कितना हो जाएगा, -13.6 डिवाइड बाय 25, ठीक है। यस सर. और लास्ट वाला कितना आ रहा है, सर एक मिनट. -0.54. 0.544, लेकिन 54 हम लोग लेंगे, ठीक है। इन सभी एनर्जी लेवल्स को तुम्हें याद रखना है, बिल्कुल। एक, पहला, इधर तक दूसरा, की 5 तक याद तीसरा, कर. हाँ, जितना याद रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, उतना जल्दी तुम कैलकुलेशन कर पाओगे। उसके बाद फिर एनर्जी का डिफरेंस देखते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो n इज इक्वल्स टू 1 पे ट्रांजिशन कर सकता है, तो ये एक एनर्जी लेवल का डिफरेंस हुआ। तो इस एनर्जी लेवल का डिफरेंस कितना होगा, 10.2. कितना, -10. 10 10 point टू माइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10. दूसरा, कितना आ रहा है, 12.0. 12.09 0. इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ रहा है, 12.75. 12.75। कम कम से होता कम जाएगा. ये तीन तो याद होना चाहिए, ठीक है।
ये वाला भी बता दो कैलकुलेट करके। थर्टीन पॉइंट 13.06 हाँ बराबर। तो ये हमारा एनर्जी हो गया, या तो n इज इक्वल्स टू 2 से आए 1 में या फिर 1 से 2 में जाए। एनर्जी का डिफरेंस इतना ही होगा, बस फोटॉन्स या तो एब्जॉर्ब होंगे या फिर वो इमिट करेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब नेक्स्ट वाले में करते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 3 से 2 पे आ रहा है, तो इसके लिए एनर्जी का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3.4 माइनस 1.51 कितना आ रहा है? 1.89। 89। दूसरा, अगर कहाँ से 4 से 2 में आया तो 2.55। 2.55। एटलीस्ट यहाँ तक याद होना चाहिए। लास्ट वाला बताओ कितना आ रहा है? 2.86। 2.86। फर्स्ट में ज़्यादा डिफरेंस होता है सर, ठीक है। उसके बाद कम हाँ, होता है। डिफरेंस देखते जाओ किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है डिफरेंस, ऑफ कोर्स कम डिक रीज़न है। दूसरा चीज़ ये भी कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं और इन दोनों का डिफरेंस देखूं, तो ज़्यादा डिफरेंस किसका है? लोअर वाले का। ठीक है, क्योंकि यस। काम आएगा, ये एनालिसिस है। नेक्स्ट चलते हैं इस वाले में। अगर 4 से 3 में आ रहा है तो ये कितना आ रहा है? 1.51 माइनस ऑफ 0.85। 0.66। 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कितना आ रहा है? 0.97। 0.9। 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ आ गया। और एक लास्ट वाला, अगर इस जगह से इस जगह तक आए तो ये कितना आएगा? 0.31। 0.85 माइनस ऑफ 3। 0.54। हाँ सर 0.31। 0.31। सर ये सबको याद रखना है क्या मतलब? कम से कम तो 4 तक याद होना चाहिए। बराबर है, ठीक है। 4 तक याद होना चाहिए। याद रहेगा तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज तुम तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। याद रहने से ये होगा कि तुम जल्दी से मल्टीप्लाई करके, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा 0.66, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अरे ये तो एनर्जी डिफरेंस 4 और 3 के बीच में है। क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो गया। दो इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी n1 n2 के लिए, है ना? हम्म, हम्म। तो इसमें सेट ऑप्शंस को चूज करके सेटिस्फाई बहुत आसानी से कर सकते हो तुम, तो अगर इसमें वैसा क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे हो आता तो। है? क्या बोल रहे हो? जैसे क्वेश्चन क्या आता है? अभी करेंगे ना क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। एनर्जी लेवल। क्या बोल रहे हो? एनर्जी लेवल में से। एनर्जी लेवल्स में से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर तो तुम्हारे केमिस्ट्री में, और कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे जाते हैं फिजिक्स में, जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसके अगर एनर्जी लेवल्स को हम लोग देखें, तो एनर्जी लेवल्स धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, है ना? हाँ और सर। ऐसा होना भी चाहिए, इसमें भी घट रहा है। ये कब काम आएगा? जब हम लोग ये देखेंगे ना, एक्सरे वगैरह, तो उसमें हम लोग को काम आएगा, अल्फा बीटा निकालने में काम आएगा। चलो, हाँ अब आगे हम लोग चलते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रखा है तुम लोगों ने, तो तुम्हें पता है कि ये वाला जो सीरीज होता है, ये कौन सा सीरीज कहलाता है? ये क्या नाम था? लेमन। लाइमन लेमन सीरीज। यस। ये वाला सीरीज कौन सा कहलाता है? बालमर बालमर। पाल्मर सीरीज। और ये सीरीज क्वेश्चन। चलो। और ब्रैकेट। और एक और क्या होता है लास्ट में? डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट। ठीक है। तो लास्ट वाला ये होता है। तुम्हें तो आधी चीज़ें पता ही है, बस तुम वैल्यूज को याद करके रखो। इस सब के बारे में भी एक एक करके देखेंगे, उससे पहले हम लोग को डेफिनेशन जानने की ज़रूरत है। तो नीचे मैं डेफिनेशन पे आता हूँ, कुछ कुछ डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन। पहला है हमारा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं?
बोलो सबसे नीचे वाले लोएस्ट स्टेट को हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, विच इज n इज इक्वल्स टू 1। दूसरा है एक्साइटेड स्टेट। सर मीटिंग शायद से एंड होने वाली है। हाँ ओके। सर तो एक्साइटेड स्टेट में n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3 अगर ऑर्बिट्स होते हैं तो n इज इक्वल्स टू 1 तो हमने लोएस्ट स्टेट बोल दिया विच इज ग्राउंड स्टेट। तो उसके बाद का जो स्टेट होगा जैसे n इज इक्वल्स टू 2 है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाँ सर फिर n इज इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग क्या बोला जाए, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। फिर n इज इक्वल्स टू 4, सिमिलरली Third. आगे अब हम लोग बोलते जाएंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो n इज इक्वल्स टू 1 को छोड़ करके बाकी सारे स्टेट, जैसे तुमसे पूछा जाए बताओ थर्ड एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी है, तो पूछेगा किसका, हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन लाइक, तो हाइड्रोजन का बोला। तो हाइड्रोजन का थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू 4, तो n इज इक्वल्स टू 4 में कितनी एनर्जी है, 0.85 0.8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोग बोल देंगे। नेक्स्ट आते हैं, डेट इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जो मिनिमम सर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। मूव करने के लिए हाँ किसको, इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से कहाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, ग्राउंड स्टेट ग्राउंड से एक्साइटेड में ठीक है। ग्राउंड स्टेट से अगर मैं इन्फिनिटी में आयोनाइजेशन है बराबर है क्या, n इज इक्वल्स टू 1 पे कोई भी हाँ इलेक्ट्रॉन है, n इज इक्वल्स टू 2 पे नहीं पहुंचाना है, ना ही 3 पे पहुंचाना है, ना ही 4 पे, इसको इन्फिनिटी पे पहुंचाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे पहुंचाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, उसे हम लोग हाँ आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, 13.6 एनर्जी है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। या फिर अगर बोल दिया जाए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इंटू 2 और +1 दिया गया 54.4 इंटू 4 होगा सर। तो इंटू 4 कर लेंगे, 54.4 हो जाएगा। हाँ तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी। आगे चलते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये टर्म काफ़ी कम यूज़ किया जाता है लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में पूछ लिया तो समझ में आना चाहिए। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाँ सर किसी एक इलेक्ट्रॉन को कितने पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सप्लोरेट कराना चाहिए, ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सप्लोरेट कराना चाहिए ताकि इस जगह पे पहुंचने के बाद इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाए वो इसके बराबर हो जाए। बात समझ में आया क्या, हाँ सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाता है। हाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच it should be accelerated such that it gains energy equivalent to आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस जगह से अगर मैं बोलूं आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन एटम का, तो उसके लिए मुझे निकालना है कि मुझे काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी है। अगर डेल्टा वी के थ्रू मैं इसको एक्सेलरेट कराऊं तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और ई हाँ वी सर किसके बराबर होना चाहिए,
13.6 के बराबर, 13.6 सी, तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, वी कितना आ जाएगा 13.6 वोल्ट। 13.6 वोल्ट। तो मुझे हाँ इतने वोल्ट के थ्रू एक्सलेट कराना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को ताकि इतना एनर्जी गेन कर ले। सेम वे में आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस एटम कितना हो जाएगा 54.4। 4 वोल्ट। हाँ सर। ठीक है, ये आ गया आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, एक्साइटेशन एनर्जी। वो इलेक्ट्रॉन इसमें ग्राउंड स्टेट से क्या होना एक्साइटेशन चाहिए? एनर्जी उसका। सर व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ग्राउंड टू एनी एक्साइटेशन स्टेट। एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड इट्स स्टेट से किसी भी दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए, वो एनर्जी क्या कहलाता है? एक्साइटेशन एनर्जी। बात समझ में आया? हाँ सर यस। इसमें इन्फिनिटी तक नहीं पहुंचाना है। कहाँ कोई तक भी पहुंचना? हाँ, एक्साइटेशन किसी कोई भी भी। एक ऑर्बिट तक पहुंचाना है, लेकिन ग्राउंड इट्स स्टेट से होना चाहिए ऑलवेज। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल्स टू 1 से ही जंप करेगा, या तो एन इज इक्वल्स टू 1 से 2 में लेके जाओ या फिर 1 से 3 में लेके जाओ। ऐसा नहीं कि 2 से 3 कर रहे हैं उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे, नहीं। तो हाँ सर। किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। बस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन जब मैं एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलूंगा तो उसमें मुझे बोलना पड़ेगा कब से कौन से में ट्रांजिशन कराया। तो इसमें लिखा जाता है फर्स्ट सर एक्साइटेशन। नहीं नहीं, मेरी -13.6। बात समझो। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो जैसे बोल दिया फर्स्ट, इसका मतलब एन इज इक्वल टू 1 से 2 को बोला गया फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। हाँ और अगर एन इज इक्वल टू 1 से 3 लेके गया, इसको बोला जाएगा सेकेंड एक्साइटेशन सेकंड। एनर्जी। तो नाम दे दिया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इस तरीके से नाम दे दिया गया। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 10.2 सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4। अरे 10.2 दोनों का डिफरेंस लेंगे ना। -3। हाँ 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 लाइमन हाँ। सीरीज ना पूरा। हाँ, लाइमन सीरीज का हो गया। अब यस। बताओ सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? 12.09। हाँ 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है? लाइमन सीरीज के क्रॉसपॉन्डिंग है। हाँ। नेक्स्ट वाला क्या होगा? थर्ड 12.75, नहीं याद होगा अभी, याद जरूर कर लेना। चलो आगे हाँ चलते सर। हैं। तो ये हो गया हमारा एक्साइटेशन एनर्जी। फिर इसी से रिलेटेड क्या होगा? एक्साइटेशन पोटेंशियल। इसी से रिलेटेड एक और क्या नाम आता है? एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो जहां पे भी पोटेंशियल आया, इसका मतलब क्या? एक्साइट करने के लिए मुझे कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो एनर्जी कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे मुझे मिलेगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन को मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सलेट करना चाहिए ताकि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो इसके बराबर हो, या फिर इसके बराबर हो, या फिर इसके बराबर हो। समझ में आया? हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच it should be accelerated to gain एक्साइटेशन एनर्जी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 10.2 10.2। वोल्ट। वोल्ट बराबर। अब सेकेंड भी लिख सकते हैं, बेसिक चीज़ है। 12.09 वोल्ट। 12.09, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी
क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी? या फिर इसको सेपरेशन एनर्जी भी कहा जाता है। बाइंडिंग एनर्जी नाम क्या सजेस्ट कर? सर वो एक स्टेट से दूसरा इन्फिनिटी तक लेके आता है। बाइंडिंग से तुम्हें थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, ग्रेविटेशन में बताया गया होगा कि अगर हाँ इन्फिनिटी पे पहुंच जाए तब तो फिर वो लूज हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो किसी एक ऑर्बिट में है तो उस जगह पे वो बॉन्डेड है, और बॉन्डेड इसलिए क्योंकि वहां पे उसको एनर्जी अगर उस बॉन्डिंग के बराबर मिल जाए तो वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। याद है सेटेलाइट का हाँ केस, सर। इतना एनर्जी दें ताकि वो ऑर्बिट छोड़ करके इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। याद आया? वही से टर्म यस। उठाया गया है बाइंडिंग एनर्जी, या फिर बोल लो दोनों का मतलब एक है। तो मिनिमम एनर्जी मुझे कितना भी देना चाहिए ताकि कोई भी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ करके इन्फिनिटी पहुंच जाए। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल्स टू 2 में, तो मुझे इसको कितना एनर्जी देना चाहिए ताकि ये इन्फिनिटी पहुंच जाए। तो इस स्टेट का बाइंडिंग एनर्जी बताया जाएगा। ठीक है, मिनिमम एनर्जी required to move electron from any state to infinity, बराबर। तो इसे क्या बोला जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो? तो 13.6। नहीं, वो तो ग्राउंड स्टेट का है। चौथा का सॉरी। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ 3.4 यस। अगर मैं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को दे दूंगा तो ये आराम से उड़ करके इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से नेक्स्ट लिखा जा सकता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोलो कितना होगा? 0.85। थर्ड है, फर्स्ट कितना होता थर्ड है? है सर। 3.4 और सर फर्स्ट 1.51 3. और 0.85। हाँ हाँ सर। ठीक है, याद ही नहीं है। 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये छोटा छोटा टर्म्स है। ठीक है, हाँ सर। ओके। तो आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये दो चीज़ आता है। हाँ सर। ठीक है, उसी से फिर हम लोग सीरीज समझेंगे। इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जनरली ये सबसे स्टार्टिंग में ये हाइड्रोजन एटम के लिए किया गया था। तो हाइड्रोजन एटम में इमिशन स्पेक्ट्रम किया गया। तो इमिशन स्पेक्ट्रम ये किया गया कि सबसे पहले क्या लिया गया, मैं जनरल भाषा में समझा रहा हूँ। एक चैम्बर लिया गया और उसमें हाइड्रोजन गैस रख दिया गया। ढेर सारे एटम्स होंगे यहाँ पे। ये ढेर सारे एटम्स हैं और इस जगह पे स्क्रीन रखा गया।
बराबर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ। हाँ बीच सर। में तो आवाज ही नहीं आ ये रहा था। स्क्रीन जो है, ये कौन सा स्क्रीन है? ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट होता है बेसिकली। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या करता है ना, जैसे कि पहले पुराने ज़माने में एक रील वाला कैमरा आता था जिसमें एक रोल को इंसर्ट किया जाता था। देखा है कभी क्या, या फिर सुना है? देखा होगा या नहीं तो पता। देखा है वो देखा है। टीवी में। हाँ, तुम्हारे पापा के पास हो सकता है, तुम्हारे पास तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि आजकल के कैमरा काफ़ी एडवांस हो गया। तो उस समय वो रील रखता था, और रील में क्या होता था ना, वो कुछ केमिकल्स ओवरलैप कराए जाते थे। वो क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट मान लो, वो रील। और वो फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर कोई भी लाइट फॉल करेगा तो रिएक्शंस होते हैं। केमिस्ट्री में तुम लोग को बताया गया होगा, ZNS, स्टार। हाँ ये हाँ, बताया कि ये अभी जस्ट इंटरमीडिएट स्टेट पे या फिर एक्साइटेड है, और इसको एनर्जी चाहिए रिएक्शन पूरा कंप्लीट करने के लिए, भी पूरा हुआ नहीं है, काइंड ऑफ। तो मान लो कि फोटॉन्स जो है उस पर फॉल किया। अगर काफ़ी एनर्जेटिक फोटोन होंगे तो वो पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट कर देगा। लेकिन अगर उस जगह पे कोई भी फोटॉन्स फॉल नहीं किया तो रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फोटॉन्स फॉल नहीं किया, रिएक्शन नहीं हुआ, जब उस रील को साफ किया जाएगा लेबोरेटरी में ले जा करके, तो वो फिर क्या हो जाता है, वहाँ पे तुम्हें डार्क दिखेगा। नेगेटिव मतलब जस्ट उल्टा, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे वाइट दिखेगा, और जहाँ पे वाइट है वो डार्क दिखेगा, नेगेटिव। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम में, कि एक थर्मल सोर्स लिया और इसको इसमें इंसर्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये हीटअप होने लगेगा या फिर एनर्जी सप्लाई करेगा किसी भी तरीके से। मैंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को एनर्जी सप्लाई किया। बात समझ में आया क्या? एनर्जी सप्लाई किया। अब एनर्जी हाँ सप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, अभी तो ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, और वो चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। अब क्योंकि तुम डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी दे रहे हो, तो वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। एन इज इक्वल टू 1 2 3, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी, कौन सा एनर्जी उसको रिसीव हुआ। तो इस तरीके से जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो वापस तो नीचे आएगा। वापस नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, फोटॉन्स को रिलीज करेगा। तो ये जो फोटॉन्स हाँ। रिलीज किया ये लैम्डा 1 के क्रॉसपॉन्डिंग होगा। ये जो फोटोन रिलीज किया ये लैम्डा 2 के क्रॉसपॉन्डिंग। ये वाला फोटोन जो रिलीज हुआ वो लैम्डा 3 के क्रॉसपॉन्डिंग। क्लियर है क्या? तो इसी यस सर। तरीके से यहाँ पे जो एनर्जी गेन किया, एनर्जी गेन करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मुझे वेवलेंस देखने के लिए मिलते हैं। तो काइंड ऑफ प्रिज्म रख दिया, और प्रिज्म क्या करता है, जब लाइट सोर्स उसको मिलता है तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए अलग अलग डेविएशन शो करता है। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट में फोटोन्स जहाँ जहाँ पे फॉल हुए हैं उस जगह पे क्या हो जाएगा, रिएक्शंस हो जाएगा, और वहाँ पे तुम्हें डार्क पैचेस दिखेंगे। ठीक है। यस। अब ये जो है ये तुम्हें क्या बताएगा, वेवलेंथ को बताएगा। लैम्डा 1 होगा, यहाँ पे लैम्डा 2 होगा, लैम्डा 3 होगा, लैम्डा 4 होगा, अप टू सो ऑन होंगे। जितने जितने वेवलेंथ इसमें मिल सकते हैं करस्पॉन्डिंगली, वो यहाँ पे तुम्हें दिखेंगे। तो ये है हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम। बराबर है क्या? दिस इज कॉल्ड हाँ स्पेक्ट्रम। सर। ये जो शीट होता है, अगर मैं शीट को देखूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक डार्क लाइन, फिर डार्क लाइन। अब डार्क लाइन जो होगा उसके बीच के डिस्टेंसेस घटते जाएंगे। क्यों घटते जाएंगे? क्योंकि जब मैं n इज इक्वल्स टू, ये 1 है, और ये n इज इक्वल्स टू मान लो 50 है, और n इज इक्वल्स टू 51 है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है लगभग लगभग सेम होगा। मेरी बात समझ में आएगा? यस। हाँ। ये एनर्जी डिफरेंस लगभग लगभग सेम होगा। तो इन दोनों का वेवलेंथ भी लगभग लगभग सेम होगा। तो यहाँ पे जब वेवलेंथ फॉल करता है तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं।
तो ये वेवलेंथ मेज़र कर पाना काफ़ी टफ हो जाता है। उसके बाद फिर ये सभी ओवरलैप करने लग जाते हैं थोड़ा थोड़ा, ऐसा ऐसा हो जाता है। लेकिन इस जगह से तुम्हें अच्छे से पता चल सकता है कि ये कौन से के करस्पॉन्डिंग है वेवलेंथ, ये कौन से के करस्पॉन्डिंग है, ये कौन से के करस्पॉन्डिंग है, वेवलेंथ तुम्हें पता चलेगा। और इस तरीके से ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब हर एक हाइड्रोजन हो या फिर हीलियम हो या कोई सा भी एलिमेंट, हर एक के लिए फोटोग्राफिक प्लेट पे जो वेवलेंथ मार्क होंगे वो डिफरेंट होंगे। एक्सरे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय इसका काम आता है, ठीक है। सो दिस इज इमिशन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है एब्जॉर्व करेगा। तो होता ये है कि मान लो कि मेरे पास एक गैस चैम्बर है और इसमें हाइड्रोजन गैस रखा हुआ है, ढेर सारे गैस होंगे, मतलब ढेर सारे एटम्स होंगे, और इस जगह से लाइट को फॉल कराया गया और इसमें बहुत सारे वेवलेंथ्स होंगे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ। तो बहुत सारे वेवलेंथ होने के कारण से जब ये लाइट रे इसके ऊपर फॉल करेंगे तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन होता है सबसे पहले, और वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये इस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये लैम्डा 1 के क्रॉसपॉन्डिंग है। वापस इस पे गया तो ये एनर्जी का डिफरेंस लैम्डा 2 के क्रॉसपॉन्डिंग होगा। ये किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा, लैम्डा 3 के क्रॉसपॉन्डिंग। आया ना? हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। बात समझना, इन दोनों में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अभी मैं जो बात आगे बताऊंगा वो तुम्हें और भी नहीं समझ में आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर निकला और ये 1 में चला गया। तो जैसे अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूँ तो काफ़ी सिंपल है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना पहला वाला। तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा 1 12400 डिवाइड बाय लेमडा 1। तो लेमडा 1 इतना है ना। दूसरा कितना हो जाएगा, लेमडा 2 1 इज इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय लेमडा 2। तो इधर से लेमडा 2 निकल गया। लेकिन यस। यहाँ पे मुझे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक लेमडा प्रोवाइडेड है। तो अब ये गैस एब्जॉर्ब किया, कौन कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया, लेमडा 1 एब्जॉर्ब कर लिया, लेमडा 2 एब्जॉर्ब कर लिया, लेमडा 3 एब्जॉर्ब कर लिया, अप टू सो ऑन एब्जॉर्ब कर लिया। तो मुझे फोटोग्राफिक प्लेट पे कौन कौन से वेवलेंथ दिखेंगे और कौन कौन से वेवलेंथ नहीं दिखेंगे, बोलो। अब मुझे फोटोग्राफिक प्लेट पे ये सारे वेवलेंथ नहीं दिखेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ। तो ये सारे होंगे मिसिंग। तो यहाँ पे वाइट दिखेगा, डार्क नहीं दिखेगा, क्योंकि इस पूरे फोटोग्राफिक प्लेट में ये रिएक्शन हो चुका है और यहाँ पे एक वाइट होगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे तो हाँ सर, फोटोन्स यस। फॉल कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, लेकिन इस जगह पे फॉल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लेमडा 1 मिसिंग है। तो लेमडा 1 ये होगा उस तरीके से, फिर डार्क, और फिर यहाँ पे एक छोटा सा लेमडा 2 आएगा। तो इस तरीके से फ्रिंजेस मिलेंगे मुझे, ठीक है। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, समझ लो। तो इस तरीके से लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 विल बी मिसिंग। ये सारे मिसिंग होंगे इस स्पेक्ट्रम से। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझा। तो ये सारे वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, इसीलिए वहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, मिसिंग है काइंड ऑफ। तो इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है हमारा। लेकिन तुम बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी लेमडा 1 लेमडा 2 काइंड ऑफ दिख ही रहा है मुझे, सर इस जगह पे भी लेमडा 1 लेमडा 2, ये क्या है, लेमडा 1 है, ये क्या है, लेमडा 2 है, ये लेमडा 3 है।
बताओ क्या डिफरेंस है, सब मुझे मिल ही रहा है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करने की जरूरत क्या पड़ा, एब्जॉर्प्शन और इमिशन करने का क्या जरूरत पड़ा, दोनों में डिफरेंस क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब वाइट वाइट ये आ जाता है। हाँ बस एक इतना ही डिफरेंस है कि इधर व्हाइट हो रहा है उसमें ब्लैक हो रहा है। और कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, बताओ। ये डिफरेंस तो मैंने ही बताया। वहाँ पे सर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, यहाँ पे कोई लोअर बात से नहीं, हायर में जा रहा पैटर्न है। पैटर्न तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है। क्या है कि वो जो प्रिज्म है वो वेवलेंथ के हिसाब से डिफ्लेक्ट करता है लाइट रेज को। सर वहाँ एनर्जी सप्लाई हो रहा है। मुझे यहाँ पे क्या डिफरेंस मिल रहा है, प्लेट पे क्या एक्स्ट्रा ये इंफॉर्मेशन प्लेट मिलेगा या फिर क्या कम इंफॉर्मेशन मिलेगा प्लेट में। बहुत टफ है सोचना, देखो अब मैं बताता हूँ। जब इलेक्ट्रॉन को एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट मतलब नीचे आने लग जाता है वो एनर्जीज रिलीज हो रहा है और वो एनर्जीज मुझे मिलता है। तो ये जो एनर्जीज मिल रहे हैं मुझे, एक ये भी एनर्जी मिलेगा। मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 4 पे गया। अगर 4 पे गया तो इस इलेक्ट्रॉन के पास चॉइस है, या तो वो ऐसे करके आ जाए या तो वो ऐसे करके आ जाए। हाँ या ना बोलो। हाँ यस सर। चॉइस है। तो ऐसे क्योंकि ढेर सारे एटम्स हैं तो कुछ एटम्स में ऐसा ट्रांजिशन हुआ होगा और कुछ एटम्स में ऐसा ट्रांजिशन हुआ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, है ना। तो मेरे पास जो हाँ वेवलेंथ होगा ये वाला वेवलेंथ भी होगा। लेमडा क्या बोलो, लेमडा एक्स बोल लेता हूँ, लेमडा वाई, ये वेवलेंथ भी होगा। अब लेमडा एक्स कौन सा है, ये वाला, विच इज 3 और 4 के बीच का एनर्जी डिफरेंस। और लेमडा वाई कौन सा है, 3 और 1 के बीच का 3 एनर्जी and डिफरेंस। 1 के। ठीक है। क्या लेमडा एक्स मुझे इसमें मिल सकता है क्या, इसमें लेमडा एक्स कभी नहीं मिल पाएगा। नहीं नहीं सर। हाँ या ना। क्यों, हाँ क्योंकि दिस इज एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम। करेगा। ठीक है ना। तो हाँ इलेक्ट्रॉन जो भी एब्जॉर्ब करेगा वो या तो ये एनर्जी डिफरेंस एब्जॉर्ब कर सकता है या तो ये, या तो ये वाला एनर्जी डिफरेंस कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है ना। इलेक्ट्रॉन उस जगह यस पे सर। तो है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में, तो ये करेगा कैसे, नहीं कर सकता है। अब समझ में आया क्या डिफरेंस है। तो हाँ ये सारे एनर्जी जो लेवल्स होंगे वो मिसिंग होंगे, वो तुम्हें इसमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। बहुत जगह पे समझाते नहीं और ना किसी को समझ में आता है, लेकिन दिस इज द एक्चुअल रीजन और मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर जेई में पूछ लिया जाए कि कौन से रेज मतलब वेवलेंथ जो होंगे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग होंगे, तुम आप बता सकते हो कि जो भी ट्रांजिशन होंगे एक्साइटेड स्टेट वाला, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, वो सारे हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेंगे। ठीक है। हाँ सर। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन और इमिशन हो गया। आगे हम लोग इसमें अब सीरीज वगैरह देख लेते हैं, लाइमन सीरीज वगैरह, ये फॉर्मूलेज वगैरह कैसे आए। तो जब स्पेक्ट्रम की बातें चल रही थी तो ये सारा एक्सपेरिमेंट ढेर सारा किया जा रहा था और खास करके हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। तो ऐसे ढेर सारे सीरीज मिले तो लाइमन ने एक्सपेरिमेंट किया, लाइमन सीरीज हम जिसको बोलते हैं। लाइमन ने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर उन्होंने वो सारे वेवलेंथ्स को निकाले जो कि n इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग लाया करता है। तो n इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग जितने भी सारे इमिशंस हो रहे थे, n इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग, ये सारे के सारे लाइमन सीरीज में फॉलो हुआ। ठीक है।
तो लाइमन सीरीज ने क्या करा, सारे ट्रांजिशंस लिखे, n इज इक्वल्स टू 2 से 1 वाला, n इज इक्वल्स टू 3 से 1 वाला, n इज इक्वल्स टू 4 से 1 वाला, और फिर लाइमन ने एक फॉर्मूला बना करके दिया था, ठीक है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा। फॉर्मूला काइंड ऑफ ऐसा था जिसमें कि उन्होंने बताया कि अगर इसमें तुम वैल्यूज को पुट करोगे तो 2 से 1 वाला तुम्हें एनर्जी निकाल के दे देगा, 3 से 1 वाला एनर्जी निकाल के दे देगा। इसी तरीके से हर एक कोई अपना अलग अलग कैलकुलेशन किया था और फिर सीरीज का एक फार्मूला निकाल के दिया। लेकिन बाद में फिर एक यूनिवर्सल फार्मूला आया जिसमें कि तुम सारे सीरीज के आंसर्स निकाल सकते हो एनर्जी लेवल के, ठीक है। रेडबर्ग्स कांस्टेंट का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, हाँ सर। है ना, वो फाइनल फार्मूला हमारा निकल के आता है। तो हुआ यूँ था, मैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट का पहले फार्मूला बताता हूँ फिर सीरीज बताता हूँ। नानी तो मैंने बता ही दिया तुम्हें। तो एनर्जी का डिफरेंस वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जैसे कि मान लो कि कोई ट्रांजिशन हो रहा है, अब कौन सा ट्रांजिशन हो सकता है, 4 से 2 में आ रहा हो या फिर किसी और जगह से किसी और में आ रहा हो। तो ये है n लोअर स्टेट और ये है n हायर स्टेट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस जगह पे आया तो एनर्जी रिलीज होगा, और इधर से एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा वो किसके बराबर होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, जो लोअर वाला होगा वो मैग्नीट्यूड में जाता होगा, माइनस ऑफ हायर वाला कंपेरिजन। तो दोनों के वैल्यूज को बस माइनस कर लो। अब तुम चाहो तो इसमें जेड को रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अगर निकालेंगे तो जेड रखना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये, याद करो, -13.6 आया था, हाँ है ना। या फिर मैं इसका वैल्यू को कांस्टेंट को ई नॉट रख लेता हूँ, बाद में इसका वैल्यू पुट कर लूँगा, -13.6, अरे यार 13.6 क्यों लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन एल स्क्वायर एंड माइनस ऑफ, तो माइनस क्यों कर रहा हूँ, मैं मैग्नीट्यूड लूँगा ना, ऊपर तो लिख दिया मैग्नीट्यूड, और ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन हायर स्टेट का स्क्वायर। देखो माइनस साइन को अगर मैं नहीं लेता तो ई एच माइनस ऑफ ई एल करना पड़ता, अब मुझे इसमें किसमें माइनस के साथ पुट करना है, हमारा फाइनल रिजल्ट यही आता। तो अब दोनों से कॉमन ले लो, ई नॉट कॉमन ले लो और जेड स्क्वायर कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा बोलो, 1/n एल स्क्वायर माइनस 1/n एच स्क्वायर। कहीं कहीं पे तुम n1 और n2 के फॉर्मूले में इसको फाइंड आउट करोगे, ये इस तरीके से लिखा होगा, ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसा लिखा होता है। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, इतना जो है एनर्जी ऑफ फोटोन होगा। अब क्योंकि मुझे फोटोन का वेवलेंथ निकालना है, तो फोटोन का वेवलेंथ कैसे निकलेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, हाँ यस तो ये हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1/1 एन लोअर स्टेट का स्क्वायर माइनस 1/n हायर स्टेट का स्क्वायर, और एच सी को नीचे कर लेता हूँ, सो लैम्डा विल बी 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एच सी जेड स्क्वायर 1/n l स्क्वायर माइनस 1/n h स्क्वायर, और ई नॉट का वैल्यू पुट कर लेंगे और एच सी का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इस कांस्टेंट को हम लोग आर बोलते हैं,
आर, जिसको रेडबर्स कांस्टेंट बोलते हैं, एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर बोल देता हूँ। एन एल क्या है, एन वन है, और एन टू क्या है, एन एच है। तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए निकला, और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो इसमें R का वैल्यू क्या है, जब हम लोग पुट करते हैं तो R का जो वैल्यू हमारा निकल के आता है वो रेडबर्स कांस्टेंट है, वो 1.097 10 raised to कुछ तो आता है, 1.1 भी ले सकते हैं हम लोग, इंटू 10⁻⁷। कुछ तो है। तो ये हमारा रेडबर्स कांस्टेंट है। तो रेडबर्स कांस्टेंट 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसको हम लोग याद रखेंगे। 1.097 भी हो सकता है, लेकिन 1.1 सिंपल आंसर में रखेंगे, कहीं कहीं पे यूज होता है। तो अगर रेडबर्स कांस्टेंट, ये हमारा यूनिवर्सल फार्मूला, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 स्क्वायर। इस जगह पे जेड क्या है हमारा, भाई कोई भी कौन सा एलिमेंट है उसके लिए हम लोग, जैसे हीलियम है तो उसके लिए Z2 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और R क्या है, रेडबर्स कांस्टेंट। लेकिन अगर इस रिजल्ट से, इस फार्मूले से मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फार्मूला अब हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि 1/λ मुझे पता है, तो hc/λ इज एनर्जी ऑफ फोटोन। तो इस पूरे इक्वेशन को मुझे hc से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा R hc जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो हमें ये फार्मूला भी याद रखना है, ज़्यादातर ये फार्मूला यूज़ होगा। हमारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो फार्मूले को, या फिर अपने वैल्यू को याद करके रखा है तो उसको तुम यूज़ कर सकते हो। तो सर आपका आवाज नहीं आ रहा था। सर आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा सर था। आपकी आवाज और नहीं आ आपका रही, आवाज देखो नहीं क्या आ रही है बहुत। हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। तो EP इज इक्वल्स टू R HC 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होगा, ये फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ही लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन, ये जितने भी सीरीज है सारे के सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उसमें वैल्यूज वगैरह निकाला। तो मैं पहले लाइमन सीरीज के लिए दिखाता हूँ। तो लाइमन सीरीज के लिए ये जो वेवलेंथ्स मिलेंगे कैसे होंगे उसके बारे में देखते हैं अपन। जैसे n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 एंड 4, और जो भी ट्रांजिशंस होगा वो सारा का सारा n इज इक्वल टू 1 के क्रॉसपॉन्डिंग होगा, है ना। लेट से इन्फिनिटी से भी है। तो ये सारे के सारे ट्रांजिशन जो कहलाएंगे वो लाइमन सीरीज के क्रॉसपॉन्डिंग कहलाएंगे। तो एक बात तो कंफर्म हो गया, अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं डेट लैम्डा वाला, 1/λ इज इक्वल्स टू R, जेड तो हट गया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस वाले में क्या चीज़ फिक्स हो चुका है, n1 फिक्स हो गया है, और n1 का वैल्यू कितना है, 1 तो 1 ना, अच्छा, हाँ ग्राउंड स्टेट पे लाना है, ये चीज़ फिक्स है। तो ये जो फॉर्मूला है अब थोड़ा ऐसा बन जाएगा, 1/1 मतलब सिंपल 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इस वाले को लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 बोला जाएगा। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा इनफिनिटी। बेसिकली लैम्डा अल्फा बीटा से भी कभी कभी डिनोट करते हैं। तो लैम्डा 1
लैम्डा 2 और लैम्डा 3 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? बोलो सबसे ज़्यादा कौन है बड़ा? लैम्डा 4। लैम्डा 4 सबसे बड़ा है? नहीं, लैम्डा 2 है, लैम्डा 2। लैम्डा 2 बड़ा है सबसे? ये जो एनर्जी है, एनर्जी का डिफरेंस 1 है सर, 1 1 हाँ 1। एनर्जी तो है ना, ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये बढ़ते जाएगा, बराबर। और ये एनर्जी का डिफरेंस होगा किसके बराबर? एच सी बाय लेमडा के बराबर। लैम्डा। तो डेल्टा E1 जो है वो कम है, लेकिन डेल्टा E2 कितना है? ज़्यादा है। और इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। और अगर E बड़ा है तो लैम्डा क्या होगा? छोटा। तो ये जो भी रिलेशन है जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो लैम्डा 1 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू सो ऑन, एंड लैम्डा इन्फिनिटी सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं? यहीं पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि फाइंड द ट्रांजिशन फॉर लाइमन सीरीज फॉर विच द वेवलेंथ इज हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट। कौन सा ट्रांजिशन के लिए, लाइमन सीरीज में कौन से ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा? लैम्डा 1। लैम्डा 1 मतलब ट्रांजिशन कौन सा हो गया? 2 से 1। हाँ। तो ये आंसर आ गया। या फिर पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस ट्रांजिशन के लिए हो रहा है लाइमन सीरीज में? ई इन्फिनिटी। है ना, इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी से 1 के लिए देखें हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी है, मतलब कि सबसे हाँ कम सर। वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी आंसर तुमसे पूछा जा सकता है। तो इन सभी के वेवलेंथ को अगर हम लोग निकालेंगे और जब कंपेयर करते हैं तो ये सारे के सारे वेवलेंथ किसी एक रीजन में तो लाई करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हम लोगों ने देखा है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल, है ना, इंफ्रारेड, फिर विजिबल रीजन, फिर अल्ट्रा वायलेट। तो ये जो वेवलेंथ्स हैं सारे के सारे अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करते हैं। ये जो लाइमन सीरीज है किस में फॉल कर रहा है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। केमिस्ट्री में ये सब बताया गया होगा, हाँ। है ना। तो केमिस्ट्री में बता दिया होगा, सिंपल सा चीज़ है। दूसरा है फिर बाल्मर सीरीज। तो अब तुम इसमें बेसिक, मैंने 1 को 2 डालने। हाँ अब तो बेसिक चीज़ है, समझ में आ गया होगा। ये सारे ट्रांजिशन किसके क्रॉसपॉन्डिंग? n इज इक्वल्स टू 2 के क्रॉसपॉन्डिंग। n इज इक्वल्स टू 2 के क्रॉसपॉन्डिंग जितने सारे ट्रांजिशंस होंगे सभी बाल्मर को क्रॉसपॉन्ड करेंगे। और इसमें वैल्यूज को पुट कर लो। n1 जो है वो 2 होना चाहिए, मतलब लोअर वाला। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। n1 का वैल्यू पुट कर लो, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो बाल्मर ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो रफली रफली कुछ ऐसा ही इक्वेशन को निकाल करके दिया, जहाँ पे r का वैल्यू उसने दे रखा था, है ना। और बोला कि इसमें n2 का वैल्यू पुट करते जाओ तो मैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स मिलते जाएंगे। और इस वेवलेंथ को मैं अब बोल रहा हूँ लैम्डा 1 है, लेट से लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, लैम्डा इन्फिनिटी। ऊपर वाले लैम्डा से कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है। तो ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 को अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? जिसका सबसे कम एनर्जी उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। E1 सबसे कम होगा, तो सबसे ज़्यादा लैम्डा कौन सा होगा? 1 के लिए। तो ये जो होगा सबसे कम वेवलेंथ होगा, मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम वेवलेंथ।
और ये जो होगा ये सबसे कम वेवलेंथ होगा, मिनिमम वेवलेंथ। जब इन सभी वैल्यूज को पुट किया गया एक एक करके, n2 का मतलब 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, और पुट करने के बाद जब वेवलेंथ निकाला गया तो ये सारे जो वेवलेंथ थे वो सारे के सारे विजिबल रीजन में लाई कर रहे थे। विजिबल रीजन में लाई कर रहे थे, ठीक है। अब उसी तरीके से तुम्हारा पास्चन सीरीज आएगा। पास्चन सीरीज में क्या होगा, बोलो। थ्री से N1 चलो 3 से, हाँ 3 के करस्पॉन्डिंग होंगे, है ना, ढेर सारे। तो सेम बात को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, एक एक करके सारा लिख लेंगे। तो 1/λ इज इक्वल्स टू, सॉरी जय आर 1/9 माइनस ऑफ 1/n2 स्क्वायर। और n2 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बोलो। 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, हायर ही होना चाहिए, कम नहीं। तो यहाँ पे भी लैम्डाज होंगे, एक लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा इन्फिनिटी, ढेर सारे। तो लैम्डा 1 सबसे बड़ा होगा, फिर लैम्डा 2, फिर लैम्डा 3, लैम्डा 4 और अप टू लैम्डा इन्फिनिटी। तो ये जो है हमारा वेवलेंथ किस रीजन में लाया करता है, इंफ्रारेड रीजन में, फॉल्स इन इंफ्रारेड रीजन। देखो एनर्जी लेवल है ना धीरे धीरे करके घट रहा है, पहले क्या था, अल्ट्रावायलेट में था, अब किस पे आया, इंफ्रारेड, मतलब कि विजिबल रीजन में आया। पहले किस पे था, सबसे स्टार्टिंग में लाइमन में अल्ट्रावायलेट, दूसरा बाल्मर में किस में, विजिबल रीजन में, विजिबल। फिर पाशन में किस में आया, इंफ्रारेड आया, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में किस में आएगा, सारे एनर्जी लेवल्स किसमें आता है, इंफ्रारेड। माइक्रो। ये भी इंफ्रारेड में आता है, बराबर है। इसके बाद के जितने भी सारे हैं वो सारे सारे इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है। तो 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/, ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, 4 के करस्पॉन्डिंग। और इसमें n इज इक्वल्स टू 5, 6, 7 अप टू सो ऑन पुट कर सकते हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा इन्फिनिटी। और ये सारे किस में लाई कर रहे हैं, फॉल्स इन इंफ्रारेड रीजन। तो ब्रैकेट के लिए हो गया, फिर पफंड के लिए, है ना, फंड सीरीज। और इसके लिए फिर क्या ले लेंगे, 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/25 माइनस n2 स्क्वायर। और ये सारे के सारे फिर से किस में फॉल करेंगे, इंफ्रारेड रीजन में। तो मुझे ये रीजन को याद रखना है कि ये सारे जो वेवलेंथ है इस रीजन में फॉल कर रहे हैं। अगर तुमसे कभी भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो तुम आंसर आराम से दे सकते हो, ठीक है क्या। चलो अब इस पे क्वेश्चन करें। Yes, sir. हम्म, तो चलो एक सिंपल करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम
is 15 volt. Then find third excitation potential of the atom. सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करते हैं। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ इस जगह पे, तो मैं एक बार समझ में आ जाए, माइंड सेट हो जाए तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, फिर तो कैलकुलेशन बचता है, आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? n इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ? ये वाला है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये किसके बराबर है? 15। और तुमसे क्या मांगा है? देन फाइंड द थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, मतलब थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्साइटेशन पोटेंशियल को एक्साइटेशन एनर्जी की तरह ट्रीट करो। तो ये तुम्हें लेट से E1 है, डेल्टा E1 गिवन है, तुम्हें क्या निकालना है? थर्ड। थर्ड कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वाला। सही है क्या? तो देखो अब डेल्टा कैसे निकलेगा E1। इसका एनर्जी मैं मान लेता हूँ लेट से x है, या फिर E0 मान लेता हूँ। माइनस में होता है, इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? E0 डिवाइडेड बाय 4। इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? E0 डिवाइडेड बाय 9। इसका एनर्जी E0 डिवाइडेड बाय 16। 16. अब निकाल लो फटाफट, डेल्टा E1 कितना हो जाएगा? डेल्टा E1 बोलो। E0 माइनस ऑफ E0 बाय 4, और डेल्टा E2 कितना हो जाएगा? सॉरी E3 है। E0 माइनस ऑफ E0 बाय 16, 16. इन दोनों का डिफरेंस कितना है? हम्म, 3 E0 बाय 4। सर उन दोनों का, हाँ और इन दोनों का सर डिफरेंस माइनस। क्या बोल रहे हो? सर माइनस नहीं आया। माइनस साइन क्यों आएगा? मुझे तो मैग्नीट्यूड निकालना है ना। अच्छा मैग्नीट्यूड, हाँ। माइनस को लेके करना क्या है? एनर्जी कभी नेगेटिव थोड़ी ना होता है। नेगेटिव का मतलब रेफरेंस के हिसाब से। ये फोटोन का एनर्जी नेगेटिव का क्या सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं। तो ये सारे मैग्नीट्यूड में काम करेंगे हम, और इस जगह पे ये एनर्जी निकल के आया। और अगर ये एक्साइटेशन पोटेंशियल 15 वोल्ट है तो एक्साइटेशन एनर्जी कितना हो जाएगा? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया ना? सिंपल सा है, जो हाँ सर, मल्टीप्लाई कर लेना इक्वल टू इसे। 15 करने का। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। हाँ मैं बहुत ही बेसिक में समझा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बेसिक। हाँ सर। और V इंटू ई, इसके लिए मैंने V मान लिया एक्साइटेशन पोटेंशियल, इज इक्वल्स टू 3/4 डिवाइड बाय 15/16 15/16 हो जाएगा। कैंसिल कैंसिल होगा। हाँ, 3 हाँ, इंटू 16 डिवाइड बाय 4 इंटू 15। 4 × 15, तो 16 मैं, और 4 कैंसिल, 3 और 15 हाँ कैंसिल। तो V फाइनल कितना आ गया इधर से? ई कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो ये जाएगा। वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 75/4, 75/4 वोल्ट। 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, सिर्फ वोल्ट, क्योंकि V इज द हाँ पोटेंशियल सर। डिफरेंस। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट वाला जो फार्मूला था वो भी लगा सकते थे, उससे भी आ जाता, लेकिन ज़्यादातर उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, बहुत लेंदी फार्मूला होता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा करता है वो। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हम लोग देखेंगे। अभी क्वेश्चंस एक और करते हैं, एक इजी क्वेश्चन।
find the largest and shortest wavelength in Lyman series. सर इसमें रेडबर्ग कॉन्स्टेंट यूज करना पड़ेगा। हाँ वही फॉर्मूला लगाओ, लाइमन सीरीज और हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फाइनल रिजल्ट निकालना। ठीक है, ताकि अब हम लोग एक बार देख पाए वैल्यू कितना आ रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और रिडबर्ग्स कांस्टेंट वाला जो फॉर्मूला उससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये होता है, क्या बोला है, लार्जेस्ट वेवलेंथ एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अगर ये है कुछ इस तरीके से, तो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2। ये जो एनर्जी लेवल है वो सबसे छोटा है, तो एनर्जी छोटा है तो लैम्डा क्या होगा, सबसे मैक्सिमम बड़ा। बड़ा तो हाँ। इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम जो होगा that will be equals to 1.097 into 10 raised to power 7 मीटर इनवर्स है ये 1/n1 स्क्वायर। n1 कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ n2 स्क्वायर विच इज 1/4 2 स्क्वायर। तो लैम्डा मैक्स अगर कैलकुलेट करते हैं इधर से, फिर लगभग 4/3 ही। 1200 एंगस्ट्रॉम, लगभग मैं बोल देता हूँ। ठीक है क्या। और अगर मैं लैम्डा मिन निकालने की बात करूं तो मिनिमम मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो ये वाला जो होगा लैम्डा इन्फिनिटी वाला। मिन के बराबर होगा। तो लैम्डा मिन विल बी इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर है ये। तो इधर से लैम्डा मिन जो है वो लगभग कितना आ जाएगा 900 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मैंने इसे लिख दिया। तो अगर इन दोनों वेवलेंथ को कंपेयर करें तो ये क्या विजिबल रीजन में है क्या, नहीं। विजिबल रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, सर अल्ट्रा वायलेट 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3800। के 7400 एंगस्ट्रॉम तक होता है ना, हाँ बराबर। तो इस रीजन में तो लाइन ही कर रहा, और वेवलेंथ ये दोनों जो है वो दोनों वेवलेंथ इससे कम है। इसका मतलब ये काफ़ी एनर्जेटिक है विजिबल रीजन से तो, और एनर्जेटिक है तो इसका मतलब ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अल्ट्रा वायलेट से जाएगा। हाँ, सर तो इसका इस क्वेश्चन आ सकता है वापस? हाँ कर दो इस क्वेश्चन। तरीके से वेरीफाई किया गया था, आ सकता है। मैं भी एक क्वेश्चन कराता हूँ, मैं समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बोला गया, फाइंड द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स obtained if all the electrons of hydrogen sample is in their fourth excited state। ये क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में भी कराया गया होगा। हाँ सर स्टार्टिंग में था। जी हाँ, सर। कितना 3। हाँ सर। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहला चीज हमें क्या क्या नोट करना है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, है ना, डिफरेंट वेवलेंथ्स लिखना था यहाँ पे, different wavelengths obtained if all the electrons of hydrogen sample is in their fourth excited state। तो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में पहले मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल्स टू 5 पे है। 5। 5
और सभी अभी ग्राउंड स्टेट पे आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने तरीके से 1 पे आ सकता है? वो ऐसे करके आ सकता है, एक एक स्टेप करके। हाँ, एक एक करके। हो सकता है वो ऐसे करके आ जाए, दो। लेकिन इसमें ये वाला पार्ट रिपीट हो गया, ये वेवलेंथ रिपीट हो गया, तो इसको मैं एक ही काउंट करूंगा, हाँ डिफरेंट वेवलेंथ नहीं है क्योंकि। और कैसे करके आ सकता है? ऐसे से तुम जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो बेसिकली। ये ऐसे करके ऐसे आ जाए, ये इस तरीके से आ जाए, और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो मैंने कुछ नहीं बनाया। इसमें हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप करे इसमें, उसके बाद फिर डायरेक्ट जंप करे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करे। तो इतने सारे डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं, और इसमें जो रिपीट कर रहा है उसको हम लोग हटा लेंगे। मैथ्स तो पढ़ा दिया गया होगा तुम्हें, सिलेक्शन करते हैं ना हम लोग, है ना? हाँ सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परमिटेशन कॉम्बिनेशन। तो मुझे इसमें से कोई भी 2 लाइन को चूज करना है। कितने लाइन है? 5 लाइन है। तो ये हो जाएगा 5C2। समझ में आया क्या? या फिर इसका एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। हाँ सर। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स और स्पेक्ट्रम लाइंस जो मिलेंगे वो इतने मिलेंगे। इस केस में n का वैल्यू कितना है? 5 है। 5 पुट कर लो, कितना आ गया आंसर? 10। 10. तो इसमें 10 डिफरेंट वेवलेंथ्स तुम्हें मिलने वाले हैं। चाहो तो तुम इसके लिए वेरीफाई कर सकते हो। 1 2 3, मान लो कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो कितने डिफरेंट हो सकते हैं? ये एक तरीका हो सकता है आने का, एक तरीका ऐसा होना हो सकता है। टोटल 3 डिफरेंट वेवलेंथ मिलने चाहिए। अब इस फार्मूला को अप्लाई करता हूँ। 3 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, आ गया आंसर 3। मैच कर रहा है? Hmm. हाँ। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं करने के लिए। हाँ सर। सर क्वेश्चन पूछा गया। सर हाँ बोलो। सर वो जो 5 सीट हो गया सर, उसमें 5 ऑप्शन कैसे मिले सर? मतलब 5 ऑप्शन क्वेश्चन लिख में लेता से। हूँ फिर डिस्कस करता हूँ तुम्हारे साथ। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट wavelength wavelength observed in a spectrum if the electron of hydrogen atom is in their fourth excited state। हीलियम प्लस एटम, ठीक है, हीलियम प्लस एटम। सॉल्व करो इसको। चलो देखो, तो ये चीज याद है तुम लोग को? हाँ। पहला चीज ये तुम्हें देखने की जरूरत है कि ये हाइड्रोजन या फिर हीलियम सैंपल है या फिर एटम है। मतलब कि गैस चैम्बर है और उसमें सिर्फ एक ही एटम है। अगर सिंगल एटम है तो क्या सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला आंसर देना है। अब कौन से एक्साइटेड स्टेट में? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। तो 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5। ऊपर भी फोर्थ ही एक्साइटेड स्टेट दिया ना, इसीलिए थर्ड देना था मुझे। चलो कोई नहीं। हम्म। तो n इज इक्वल्स टू 5 में है और इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, तो वो कितने डिफरेंट तरीके से नीचे आ सकता है? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इस वाले में n इज इक्वल्स टू 5 में। अब अगर वो नीचे आना चाहता है ग्राउंड पे, तो वो इस तरीके से आ सकता है।
तो टोटल डिफरेंट वेवलेंथ कितने मिले, 1 2 3 4। ये सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मतलब कि अगर मुझे सबसे ज़्यादा निकालना है कि कोई सा भी एकदम इसके होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डायरेक्ट जंप मारता है और ग्राउंड स्टेट पे पहुंचता है, लेकिन फिर भी अगर 100 एटम में से एक एटम इस टाइप का काम किया तो फिर भी मुझे क्या मिलेगा, 4 डिफरेंट वेवलेंथ मिल जाएंगे। तो आंसर हमारा 4 होगा। तो इस बात को ध्यान देना कि सैंपल है या फिर एक एटम हाँ है। सर। अगर एटम यस है सर। तो इतने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं केसेस, और अगर सैंपल है तो सैंपल में तो तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, n/(n-1) डिवाइड बाई 2। हाँ सर। सर बन जाएगा सर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया, लॉजिकल क्वेश्चन है, और इसका फिर मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। बोला गया कि फाइंड अ ट्रांजिशन इन लिथियम प्लस प्लस आयन दैट corresponds टू द सेम एनर्जी लेवल ऑफ द फोटोन एज इन हाइड्रोजन एटम फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 2 टू n इज इक्वल्स टू 1। तो इस ट्रांजिशन के लिए कौन सा एनर्जी लेवल लिथियम प्लस प्लस में होगा जो कि सेम एनर्जी ऑफ फोटोन प्रोवाइड करेगा। सॉल्व करो इसको। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो हालांकि इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें रेडबर्स कांस्टेंट, रेडबर्स वाला जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करो, उससे आएगा। दो वेरिएबल्स होंगे और एक और इक्वेशन लगेगा तुम्हारा n2 के लिए, hc/λ2 के लिए, और 1 के लिए निकालो, और उस एनर्जी लेवल को तुम कंपेयर करो लिथियम प्लस प्लस के लिए। लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो कि हमेशा काम आएगा और काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, कोई भी एक जनरल मैं बातें बता रहा हूँ, ये हाइड्रोजन एटम है, तो कोई भी ट्रांजिशन अगर 3 से 2 में हुआ है तो ये हीलियम प्लस एटम में कौन सा ट्रांजिशन कहलाएगा, हमें इस बात को बताना है। कौन सा होगा, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। देखो एनर्जी जो होता है, एनर्जी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन n²। n² अगर इसकी एनर्जी हीलियम प्लस के किसी एक ऑर्बिट के बराबर मैं कर दूं, और इसकी दूसरी एनर्जी यहाँ पे मैं मैपिंग कर दूं, है ना, मैपिंग करने की बात कर रहा हूँ, n इज इक्वल्स टू 6, तो मेरा काम हो जाएगा। तो तुमने यहाँ पे z का वैल्यू कितना पुट कर लिया है, 2, और तुमने z का वैल्यू कितना पुट किया, 1। इसमें n का वैल्यू कितना पुट किया है, 2 एंड 3। इसमें n का वैल्यू कितना पुट करना चाहिए ताकि मुझे सेम रिजल्ट आए। कितना रिजल्ट लाना है, 13.6 डिवाइडेड बाय 9 एंड 13.6 डिवाइडेड बाय 4 लाना है। तो बोलो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसमें पुट करो 13.6 4 डिवाइडेड बाय x। बोलो x का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये वैल्यू आ जाए, ये वैल्यू आ जाए। ये तो एक 4 इक्वेशन हो सर, गया। 16. 4 सर। कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4, एक सिंपल सा सॉल्यूशन। तो मैं क्या एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैपिंग के लिए, ये जो भी वैल्यू आया है उसको तुम z से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करना है, z से। यस सर। तो इसको तुम z से मल्टीप्लाई करो, z कितना है, 2 है। इसको भी z से मल्टीप्लाई करो, z कितना है, 2 है। तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 इट इज़ 4। अब इसका एनर्जी लेवल देखो कितना आ रहा है, -13.6 Z² विच इज़ 4 डिवाइड बाय n² दैट इज़ 36। कितना आ गया, -13.6 डिवाइड बाय 9। क्या इतना ही है यहाँ पे एनर्जी,
हाँ सर। मैपिंग कर रहा हूँ मैं, हाँ यस सर। बराबर। हाँ 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 तो बेसिकली अगर तुम्हें लिथियम मिले, लिथियम प्लस प्लस मिले, तो उसके लिए मैपिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? जेड से मल्टीप्लाई, जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। है ना? तो इसको जेड से मल्टीप्लाई कर लो। इसका जेड कितना होगा लिथियम के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, जेड 3 होगा। तो कितने से आया मैपिंग? 6, 6 में कॉल हुआ, ये इसमें गया। और इसके लिए कितना हाँ आएगा? सर। 9। नहीं 90। तो तुम्हें क्रॉसपॉन्डिंग लेवल पता चल गया कि ये 9 से 6 में जो ट्रांजिशन होगा वो 3 से 2 के बराबर का होगा। अरे हाँ, है ना? कितना सिंपल है। हाँ सर। हाँ सर। अब ऊपर देखो, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? 2 से 1 के लिए। दो बताओ से आंसर, वन आंसर क्या होगा? जेड कितना है? 3। मल्टीप्लाई कर दो 3। दोनों को, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, 6 हो जाएगा और 3। मतलब 6 से 3 का ट्रांजिशन जो होगा वो सेम एनर्जी लेवल को करस्पॉन्ड करेगा। क्लियर है? हाँ सर यस सर। तो एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बता हाँ दिया। सर। ऐसे क्वेश्चन ढेरों सारे बनते हैं जो तुम अब आराम से देख करके कर सकते हो। हाँ सर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन। कंटिन्यू करने वाले अभी। हाँ, सर रजिस्टर कर दीजिए फिर। ओके। तो देखो इधर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया कि एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका मास m है और वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है किसी ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में उसका पोटेंशियल एनर्जी ए आर स्क्वायर, वेर ए इज कांस्टेंट एंड आर इज द रेडियस, और आर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बोलो या फिर रेडियस बोलो। तो बोर्स मॉडल मान लो कि इसमें अप्लीकेबल है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला जो लॉज थे। तो बोला गया देन फाइंड द रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट। तो एनथ ऑर्बिट में अगर ये रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसका रेडियस कितना होगा। साथ ही साथ इसमें हम लोग एनर्जी लेवल्स के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जेई में भी पूछे जा चुके हैं, तो एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है करो इसको। तो क्वेश्चन ऐसा था, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है U इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर। अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरीके से दिया हुआ है तो क्या मैं इससे फोर्स निकाल सकता हूँ? बेसिकली हुआ ये ऐसा, ये ओरिजिन है और ओरिजिन के चारों ओर इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई मास होगा नहीं। इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? ये जो पोटेंशियल एनर्जी का रीज़न बनाया है जिसने भी इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? सॉरी, फोर्स। फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस 2 AR, है ना? तो ये जो फोर्स है ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूँ डेट mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू 2 AR। फोर्स तो मैग्नीट्यूड में ही लेते हैं ना हम लोग, माइनस साइन तो बस डायरेक्शन के लिए होता है। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है? एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। यही था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, और इससे मुझे निकालना पड़ेगा v एंड r को। सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना? क्या करना पड़ेगा, इधर से r निकाल लो सॉरी, एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम वी, और इस r के वैल्यू को इस जगह पे पुट कर लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 AR स्क्वायर एन एच अपॉन 2 पाई एम वी का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लेता हूँ तो ये m रेज टू पावर 1/2 होगा, है ना? इंटू v इज इक्वल्स टू
2a के पावर 1/2 और NH डिवाइडेड बाय 2 पाई m v। तो फिर से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय m रेज टू पावर 1/2 और ये आएगा NH डिवाइडेड बाय 2 पाई m ऐसा। और अब फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, डेट विल बी 2a m NH डिवाइडेड बाय 2 पाई m का होल स्क्वायर और की पावर 1/4। बोलो ये समझ में आया? हाँ सर। तो इस तरीके से वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी निकल गया तो तुम अब रेडियस भी निकाल सकते हो। अब एनर्जी लेवल की बात करते हैं। तो जब एनर्जीज की हम बात करते हैं तो एनर्जी में आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है हमारा, ऊपर दे रखा है विच इज AR स्क्वायर, है ना, U इज इक्वल्स टू AR स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी का वैल्यू इस जगह पे पुट करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, इधर से आ जाएगा टोटल एनर्जी। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो एनर्जी होगा ये किसी भी ऑर्बिट के लिए वो किसके प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के कितना होगा, एन स्क्वायर होगा या एन क्यूब होगा या फिर जो भी चीज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी के हिसाब से देखूँ तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन के पावर कितना है 1/2, है ना, ये आंसर होगा। अब रेडियस का भी पूछ सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जही भी क्वेश्चन पूछता है और तुम्हें बिल्कुल कैलकुलेशन इस तरीके से करना है। दो चीज़ हमेशा याद रखना, पहला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास ये इक्वेशन आना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। दूसरा इक्वेशन किससे आएगा, mvr इज इक्वल्स टू NH/2 से। ये दो इक्वेशन हर एक जे इक्वेशन का मतलब बेस होता है कोई भी अच्छा क्वेश्चन बना तो। और कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर लेट से एक हाइपोथेटिकल सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास 100 टाइम्स है और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो हाफ है, तो बताओ अब कितना, मतलब कि जो हाइड्रोजन एटम होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, तुम डायरेक्टली फॉर्मूले देख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है और तुम वैल्यूज को पुट करके फैक्टर निकाल सकते हो। ये बेसिक क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ न्यूक्लियस।